नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए अजीत जी, आपसे चर्चा हम शुरू करें इसके पहले जो खबरें हमने सुनी है वह सचमुच हैरान कर देने वाली। आप दिल्ली में बैठे हैं, प्रकरण भी दिल्ली में ही। देखिए 5 अक्टूबर को जेपी नड्डा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट पटना आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। चलिए ठीक बात है, ये राजनीतिक समझौता आप किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे यह आपका फैसला है। जब उन्होंने कहा कि हम कंधे पर नहीं बैठाएंगे तो लोगों ने मान लिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए फाटक बंद कर दिए। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं इधर के दिनों में कि बीजेपी की ओर हम जा कहां रहे हैं, एनडीए की ओर हम जा कहां रहे हैं, उन्हें तो गद्दी से नीचे उतारना। लेकिन अजीत जी, आपको याद होगा महात्मा गांधी की जयंती के अगले दिन 3 अक्टूबर को दिल्ली में देश के कुछ नामचीन पत्रकारों के यहाँ छापा पड़ता है जो न्यूज क्लिक से जुड़े थे। न्यूज क्लिक में कंट्रीब्यूटर थे, फ्रीलांसर थे। न्यूज क्लिक के बारे में कहा गया कि उसे चाइनीज फंड, चीन से पैसे मिल रहे थे भारत की छवि खराब करने को। लेकिन जिन पत्रकारों के यहाँ छापा पड़ा वे फ्रीलांसर थे, वे उनके कर्मचारी नहीं थे। और बड़े बड़े पत्रकार, वैसे पत्रकार जिनके यहाँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची और एक ऐसी संगीन धारा यूएपीए में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें सर्च वारंट लेने की जरूरत भी नहीं होती है और सामान्य परिस्थितियों में एफआईआर की कॉपी देने की जरूरत भी नहीं होती है। अभिषार शर्मा के यहाँ छापा पड़ा, परवीन पुरकाश के यहाँ छापा पड़ा, अनिंदो चक्रवर्ती के यहाँ छापा पड़ा, भाषा सिंह के यहाँ छापा पड़ा, उर्मिलेश के यहाँ छापा पड़ा। उर्मिलेश जी को मैं 40 वर्षों से जान रहा हूं। देखिए जब मैं छात्र जीवन में था तब उर्मिलेश बिहार में पत्रकारिता कर रहे थे, बहुत ही प्रखर पत्रकार रहे हैं। और जिन पत्रकारों का हमने नाम लिया उनके बारे में ये कहा जाता है कि सरकार के मूड के खिलाफ वे नहीं लिखते हैं। अब इसे यह भी मान लिया जाता है कि वे सरकार के खिलाफ है। लेकिन मैं कल उर्मिलेश की बातों को सुन रहा था। 2 दिनों तक स्पेशल सेल ने उनसे पूछताछ की है। उर्मिलेश ने अजीत अंजुम के साथ लंबा साक्षात्कार दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो उनके घर पुलिस आई थी वो कई सारी जब्तियां की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी ले जाना पड़ा पत्रकारों के यहाँ छापा डालने में। तो मोबाइल की जब्ती हुई, लैपटॉप की जब्ती हुई, चलिए इसकी जांच आप कर लेंगे, खंगाल लेंगे, कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा उर्मिलेश के यहाँ जो किताबें रखी हुई थी, पत्रकार के यहाँ किताबें तो मिलेगी ही मिलेगी, ये स्पेशल सेल वालों ने किताबों की छटनी की और जो किताब छांट कर ले गए, सीजन लिस्ट नहीं दी गई है, बोरा भी लेकर नहीं गए थे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल वाले। किताबों को बांध कर ले जाने के लिए उर्मिलेश जी की पत्नी ने बेडशीट दिया। उन किताबों में नीतीश कुमार की जिंदगी पर आधारित एक किताब भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिंदगी पर आधारित। अभी 2 महीने पहले ही प्रकाशित हुई है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में। इस किताब का संपादन उदयकांत मिश्रा ने किया है जो नीतीश कुमार के मित्र हैं, बिहार में एक प्राधिकार के चेयरमैन भी हैं। कोई 500-700 पन्नों की किताब है। राजकमल प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। लालू यादव ने पटना में इस किताब का लोकार्पण किया था। यह किताब मेरे पास भी है। अजीत जी, हम समझना ये चाहते हैं ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार की किताब, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैं क्राइम की किताबों को पढ़ता रहता हूं। अभी हाल में ही मैंने एक इंडियन मुजाहिदीन पर आधारित किताब को पढ़ना शुरू किया है। तो नीतीश कुमार इतने अछूत हो गए? नीतीश कुमार के भीतर क्या कोई राष्ट्रद्रोह दिखा? नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ कर दिया या उनकी किताब उनकी जिंदगी पर है? कई पहलू हैं कि नीतीश कुमार की किताब को यह स्वीकारोक्ति उर्मिलेश ने खुद की है कि उन्हें यह किताब समीक्षा लिखने के लिए दी गई थी कि नीतीश कुमार की किताब को जब्त करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की किताब में क्या खंगाल लेंगे? अजीत जी, बड़ा सवाल है। देखिए, ये मुझे भी बड़ी हैरानी हुई जब हमने उर्मिलेश जी का इंटरव्यू सुना और उनको ये कहते सुना कि उनकी किताबों की अलमारी को उन्होंने खंगाला और जो पुलिस वाले गए थे उन लोगों ने एक एक किताब छांटी और अगर सारी किताबें उठा करके ले जाते उसमें नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित किताब भी होती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन वो
वे कुछ चुनिंदा किताबों को ले गए, कुछ 5, 10, 20 किताबें इस तरह की जो थी, उनके यहाँ हजारों किताबें हैं, उन्होंने जैसा बताया उसमें से कुछ किताबें छांट करके ले गए, और जो छांट के किताबें ले गए उसमें ये किताब है नीतीश कुमार की किताब जो उदयकांत मिश्रा ने संपादित की है। इसके अलावा भी अगर कोई किताब ले गए हैं तो उसका भी कोई संदर्भ नहीं आता है, क्योंकि अभी इधर हाल के दिनों में ज्ञानेश्वर जी हमको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम भी काफी किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, कि किसी किताब पर पाबंदी लगाई गई है, कोई किताब प्रतिबंधित की गई है, कोई साहित्य प्रतिबंधित किया गया है हाल के दिनों में। अब वो प्रतिबंधित साहित्य तो अगर किसी के यहाँ मिले, मान लीजिए कि नक्सलियों से रिलेटेड हो, आतंकवादियों से हो, उनका साहित्य हो, उनके यहाँ के पर्चे हो, जैसा वो यलगार परिषद वाले केस में लोगों के लैपटॉप वगैरह से मिला था, उस तरह की कोई सामग्री हो तो अलग है, लेकिन कोई छपी हुई किताब हो उसको प्रतिबंधित किया गया हो, ये हमको आइडिया नहीं है। फिर उसमें एक किताब उर्मिलेश जी का कहना है कि उनकी लिखी किताब भी है, वो भी ले गए लोग। तो अब ये उर्मिलेश जी ने कोई किताब लिखी है, वो तो कहीं उस पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। जो किताब प्रतिबंधित नहीं है वो किताब घर में रखना या पढ़ना वो कैसे अपराध हो गया? पहला सवाल तो ये है। अब दूसरा सवाल है कि नीतीश कुमार की किताब उठा के क्यों ले गई दिल्ली पुलिस? देखिए, ये संभव है कि एक होता है ना कि आप ज्यादा स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, तो एक ज्यादा स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं। हाँ, ज्यादा स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, एक संभावना ये हो मैं रोकना चाहता हूं अजीत जी। उर्मिलेश जी यह भी कह रहे थे कि जब उनसे पूछताछ हो रही थी उन्होंने यह जानकारी नहीं दी कि उनसे क्या पूछा गया, लेकिन उन्होंने यह बात जरूर कही कि लगा कि वे कहीं से निर्देशित हो रहे थे। आपने कहा स्वामी भक्ति। जी हाँ, ये निर्देशित हो रहे थे, चूंकि उर्मिलेश जी ने नहीं कहा, लेकिन अभिसार ने बहुत लंबा अपना एक वीडियो डाला जिसमें बताया कि क्या क्या पूछा गया, और ये सवाल सबसे पूछा गया कि आपने शाहीन बाग का जो आंदोलन हो रहा था उसको कवर किया क्या, आपने दिल्ली के दंगों को कवर किया क्या, आपने किसानों के आंदोलन को कवर किया क्या। तो ये सवाल पूछे गए, ये सब लोगों से पूछे गए, जितने लोगों को लोधी रोड स्पेशल सेल के थाने में ले जाया गया था उन सबसे ये सवाल पूछा गया। तो ये जाहिर है उर्मिलेश जी से भी पूछा गया होगा कि भाई आपने ये आंदोलन जो हुए पिछले 2 साल 3 साल में दिल्ली में, आपने उन आंदोलनों को कवर किया है क्या? अगर किया भी होता, जैसे उर्मिलेश जी ने नहीं किया है, क्योंकि वो अब उस तरह से सक्रिय पत्रकारिता में नहीं है, रिपोर्टर की तरह जा करके कवर करने वाले। लेकिन बहुत सारे लोग गए किसान आंदोलन में, कवर करने गए, बहुत लोग ऐसे तमाशा देखने गए, बहुत लोग अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने गए उनके साथ। अगर इसमें भी गए तो इसमें कोई क्या गलत हो गया, कोई अपराध तो था नहीं। तो इस तरह के सवाल पूछे गए होंगे। अब आए कि जो स्वामी भक्ति वाली बात है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको निर्देश था कि आप छापे मारिए और उनको सबको पकड़ के ले आइए। ज्यादा स्वामी भक्ति दिखाने के चक्कर में क्या है कि आजकल एक धारणा ये बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे नहीं है, और अब दोनों में बहुत दूरी बन गई है, और अब ऐसी दूरी बन गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साथ नहीं लेना चाहती है, या कम से कम उनकी शर्तों पर नहीं लेना चाहती है। दुश्मनी की एक लाइन खींच गई है, और जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बार बार कहते हैं कि हमारा मकसद इनको गद्दी से उतारना है, इनका बहुमत कम कर देना है। ये बार बार कहा गया, पिछले साल जब से संबंध टूटा है और आरजेडी के साथ गए हैं नीतीश कुमार, तब से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का बहुमत कम कर देना है, हमारा मकसद है बीजेपी का बहुमत कम कर देना। तो इस तरह से दुश्मनी का मैसेज चला गया है कि एक दुश्मनी है दोनों पार्टियों में। तो जो पुलिस वाले गए थे, अगर उनको लगा होगा कि अरे ये तो वही नीतीश कुमार है जिससे बीजेपी की दुश्मनी चल रही है, तो इसकी किताब उठा के ले चलो, क्या पता मालिक खुश हो जाए कि तुमने अच्छा किया कि नीतीश कुमार की किताब भी जब्त कर ली। तो ये एक स्वामी भक्ति, अतिरिक्त स्वामी भक्ति दिखाने का एक तात्कालिक कारण हमको समझ में आ रहा है कि इस वजह से उठा लिया होगा। और इससे ये चीज जरूर प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के भीतर भी ये मैसेज है कि अब नीतीश कुमार पर्सोना नॉन ग्राटा है। वो मतलब अब वो हमारे सिस्टम के आदमी नहीं है, सिस्टम के बाहर के आदमी हैं, उनसे अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है। और आपने देखा होगा कि बिहार में भी उनके एमएलसी के यहाँ छापा पड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके करीबी और लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, और बहुत सारे लोगों के ऊपर दबाव महसूस हो रहा होगा। तो अब जो पहले था कि एक सद्भाव था, अलग हो गए तब भी एक सद्भाव था, अब वो सद्भाव कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और ये मैसेज दिल्ली पुलिस के अंदर भी पहुंचा हुआ है। यही कारण है कि जब उनको नीतीश कुमार की किताब दिखी, नीतीश कुमार के ऊपर लिखी किताब दिखी एक पत्रकार के घर में, तो उन्होंने उस किताब को जब्त कर लिया। ये बहुत खराब और बहुत खतरनाक ट्रेंड है, चाहे कितना भी दुश्मन हो, चाहे कितना भी बड़ा वैचारिक विरोधी हो। नीतीश कुमार तो वैचारिक विरोधी नहीं है बीजेपी के। नीतीश कुमार तो दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर जाकर के फूलमाला चढ़ा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश की तरफ से कोई भी राष्ट्रपति की तरफ से जैसे डिनर का आयोजन हुआ तो उसमें भी जाकर के वो शामिल हुए। तो वो कोई वैचारिक विरोधी नहीं है।
अगर वैचारिक विरोधी भी होते, जैसे एक कहा जाता है कि लेफ्ट विंग के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो वैचारिक विरोधी हैं बीजेपी और जी। आरएसएस, तो उनका कोई हम्म। किताब हो, उनका कोई साहित्य हो, या उनके किसी नेता के खिलाफ इस तरह की प्रवृत्ति दिखे तो बात भी समझ में आती है। ये तो बरसों तक सहयोगी रहे और अलग अलग हुए हुए इनको बहुत कम ही दिन हुआ। पिछली बार भी 2-2.5 साल अलग रहे थे, 13 के बाद अलग, 13 में अलग हुए थे, 13 के जून जुलाई में, अगस्त में, और उस 17 में आ ही गए थे, और अभी 1 साल पहले, 1.25 साल पहले अलग हुए हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा अलगाव भी नहीं है। इसके बावजूद ये मैसेज होना कि नीतीश कुमार अब अछूत हो रहे हैं, या नीतीश कुमार से ऐसी दूरी बन गई है कि उनको साथ नहीं लेना है, अगर उनके उनके ऊपर लिखा हुआ साहित्य मिलता है तो उसको जब्त कर लो, अगर उनकी किताब पढ़ता हुआ कोई मिल जाए तो उसको भी पकड़ लो। तो ये एक मैसेज है। इसका एक तो पहले जर्नलिस्टिक नजरिए से देखें तो ये एक फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका अगर संकेत हम लोग पकड़ना चाहें तो वो संकेत ये है कि बीजेपी अब दिखा रही है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, और आपसे जो दूरी बन गई है वो अस्थायी है। हम आपको लेकर के, अब आप इस भ्रम में मत रहिए कि हमारे लोकसभा का चुनाव आना है, हमको आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको ले लेंगे। एक तरह से धकेल करके और अलग करने की बात है कि नीतीश कुमार को धकेल करके अपने से थोड़ा और दूर करने की बात है। ये मैसेज बन रहा है। तो ये मैसेज बन रहा है। अजीत जी, आपने नीतीश कुमार को लंबे दिनों से कवर किया है, मैंने भी मुख्यमंत्री बनते देखा है, केंद्रीय मंत्री बनते देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उनकी सफलता को देखा है। क्या नीतीश कुमार के चाल चरित्र में कहीं भी ऐसा दिखा? देखिए, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक सौदेबाजी, ये अलग चीजें हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो किताब है वह उनकी जिंदगी पर है, वह उनकी यात्रा पर है। कि यदि स्पेशल सेल वाले उर्मिलेश जी के घर से किताब को जब्त कर ले गए हैं तो उसे पढ़ेंगे भी ना। 600-700 पन्नों की किताब है। और देखिए, हम पत्रकार, आप पत्रकार, मैं जहां बैठा हूं मेरे पीछे में मेरी लाइब्रेरी भी है, तो कई सारी किताबें आज देखिए नीतीश कुमार नागवार गुजर रहे हैं, मेरी लाइब्रेरी में नीतीश कुमार पर भी किताबें हैं, लालू यादव पर भी किताबें, अमित शाह पर भी किताबें, नरेंद्र मोदी पर भी किताबें हैं। तो आज नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, कल दूसरी सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट करेगी। क्या किताबें पढ़ना भी नागवार हो जाएगा? ऐसी स्थिति बनती जा रही है और उसे पुलिस जब्त कर ले जाएगी, किताब हम न पढ़ें, यह क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार की किताब, उनकी जीवनी की किताब अगर पढ़ेंगे, पुलिस वाले लोग भी पढ़ें, या जो विरोधी हैं उनके वो भी पढ़ें, तो अच्छा ही होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के जीवन में बुरा कहने के लिए बहुत कम चीजें होंगी। जो लोग, और भी हो सकता है कि जो बहुत नजदीक हो वो चीजें जानते हो, लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से जब आप प्रेस गैलरी में बैठ करके किसी नेता को देखते हैं, उसके नेता को बनते हुए देखते हैं, हम लोगों ने बनते हुए देखा है, और ये संयोग है कि उस समय जब नीतीश कुमार बनने, गढ़े जाने के स्टेज में थे, तो हम लोगों ने पहले अपनी राजनीतिक गतिविधि, मैंने शुरू की थी पत्रकार होने के पहले, अपनी राजनीतिक गतिविधि जब शुरू की थी तब नीतीश कुमार सक्रिय हुए थे, और तब उन्होंने स्वतंत्र राजनीति शुरू की थी, समता पार्टी बना के। हम उनको तब से देख रहे हैं। तो उनका जीवन एक तरह से खुली किताब है कई मामलों में। और ये सबसे बड़ी चिंता किसी भी मतलब पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता हो सकती है, जो पार्टी उनको अपना चैलेंज मानती हो, अपने लिए चुनौती मानती हो, जो नेता अपने लिए उनको चुनौती मानते हो, वो सबसे बड़ी चिंता ये हो सकती है कि नीतीश कुमार का जीवन जो है, नीतीश कुमार के ऊपर आप परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो आज का सबसे प्रिय बीजेपी का आरोप होता है, हर पार्टी को, हर विपक्ष को टारगेट करने की जो एक चीज होती है वो है कि परिवारवाद। तो आप नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार, आप नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार भी नहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार के जो सबसे बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर के आप अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं, वो दोनों मुद्दे उनके ऊपर आप नहीं लागू कर सकते हैं। फिर नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार का कोई एक बयान बताइए जो अक्खड़ हो, जो बदनीयती वाला हो, या किसी को अपमानित करने वाला। वो बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, विनम्र हैं, व्यवहार लोगों से मिलते भले कम लोगों से हैं, लेकिन व्यवहार उनका सबके प्रति अच्छा रहता है। तो वो अच्छा, सारी पार्टियों के साथ वो रह ही चुके हैं। ये भी उनका है कि एक अजात शत्रु टाइप का जो चरित्र होता है, जो शरद पवार के लिए जो कहा जाता है, या जो पहले और कुछ नेताओं के लिए कहा जाता था, उस तरह का है। कांग्रेस के साथ भी अलायंस किया है, बीजेपी के साथ अलायंस किया है, लेफ्ट के साथ अलायंस किया है, आरजेडी के साथ अलायंस किया है। कोई पार्टी है नहीं बिहार में वहां की जिसके साथ वो अलायंस में नहीं रहे। राष्ट्रीय स्तर पर देश की कोई पार्टी नहीं है वो उस अलायंस में केंद्र में मंत्री रहे हैं जिस अलायंस में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 25 पार्टियां होती थी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी रही है उस अलायंस में जिसमें वो रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रहा है। डीएमके, अन्ना डीएमके, देश की हर पार्टी के साथ वो अलायंस में रहे हैं, सरकार में रहे हैं।
उनका प्रशासनिक अनुभव किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले बहुत लंबा है। अभी प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो लंबा 20 साल का अभी उन्होंने पूरा किया है, बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री, दोनों पद मिलाकर के उनके 20 साल पूरे हुए। नीतीश कुमार तो कब की वो सीमा पार कर चुके, 20 साल से बहुत ज्यादा समय वो रह चुके। वो लगातार वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे थे और उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री रहे, तो प्रशासनिक अनुभव तो बिल्कुल बिल्कुल प्रशासनिक अनुभव की बात करें, लेकिन क्या आपको लगता है अजीत जी, जब से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में गए या इंडिया अलायंस का निर्माण उन्होंने किया, तब से वे और ज्यादा टारगेटेड हो गए हैं? और आप देख ही रहे हैं इधर के दिनों में पूरे देश में ओबीसी की राजनीति चल रही है और ओबीसी के बड़े चेहरे नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी ने तो अपनी जाति को उस कैटेगरी में शामिल किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, यह बात भी है, हमें और आपको जानकारी है। तो जब पूरे देश की राजनीति का ध्यान ओबीसी वोटरों पर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी जमात से आते हैं और नीतीश कुमार भी उसी जमात से आते हैं। तो यह लड़ाई जो है दूसरे तरीके की लड़ाई तो नहीं है, जिसके चक्कर में, जिसके कारण नीतीश कुमार इतने टारगेटेड किए जा रहे हैं कि उनकी किताबें जहां मिल जाती हैं। और मैं यह मानता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वह काबिल पुलिस पदाधिकारियों की सेल है। वहां कोई ऐरू गैरू पुलिस पदाधिकारी नहीं है, वहां समझदार हैं, वहां लोग जानकार हैं, स्थितियों से कैसे निपटना है, परिस्थितियों से कैसे निपटना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये तो बहुत ही गंभीर संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार की किताब रहेगी तो जब्ती हो जाएगी। हम बिहार वाले लोग क्या करेंगे? नहीं, ये लड़ाई वही है जो आप कह रहे हैं, लड़ाई वही है, बड़ी राजनीतिक लड़ाई है ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। और ये इसलिए किताब जब्त करके वो उठा करके ले गए क्योंकि उनको हो सकता है कि नहीं कहा गया हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि होम मिनिस्ट्री से उनको निर्देश आया हो कि नीतीश कुमार की किताब उठा ले आना अगर हो तो, लेकिन उनको ये मैसेज है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के शत्रु हैं, दुश्मन है बीजेपी के और भारत सरकार के दुश्मन है। और ये इसलिए है जो हमने कहा कि नीतीश कुमार से खतरा इसलिए महसूस हो रहा होगा क्योंकि नीतीश कुमार ओबीसी हैं, नीतीश कुमार लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले नेता हैं, मजबूत राजनीतिक संगठनकर्ता नेता हैं, परिवारवाद नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तो इस तरह का नेता, बताइए, इस तरह का चरित्र तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, प्रधानमंत्री का, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, परिवारवाद नहीं करते हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव हो गया, संगठन के मजबूत नेता है। तो ये सारे गुण तो नीतीश कुमार में भी हैं। तो ये एक चीज है, जब तक वो पहले अकेले थे, मान लीजिए कि 13 में अलग हुए, 14 का चुनाव अकेले लड़ा, 15 तक तो वो अकेले रहे थे। तो जब वो अकेले रहे तो कोई खतरा नहीं है उनसे। जब वो आरजेडी के साथ भी गए तो विधानसभा चुनाव के लिए साथ में गए थे और लोकसभा चुनाव के पहले वापस आ गए थे। आप इस बात को, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि वो विधानसभा चुनाव में साथ गए थे तो बिहार में सरकार बन गई आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की, इससे केंद्र सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ना था कि बिहार में दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन जब 19 का चुनाव आने वाला था, लोकसभा चुनाव, उसके ठीक पहले वो 1-1.5 साल पहले, उसके 1.5 साल पहले, 2 साल पहले वो चले गए वापस बीजेपी के साथ। अभी फर्क ये है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव के समय अलग हुए। अभी भी विधानसभा चुनाव अगर होना होता तो हो सकता था कि नीतीश कुमार इतने टारगेट नहीं होते, क्योंकि फिर तब मामला सिर्फ बिहार भर का रहता। अब ये मामला देश का है और चुनौती जो स्टेक पर है, दाव पर है, वो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी है। अगले 8 महीने में लोकसभा का चुनाव होना है। तो अब इस पिछली बार तो 8 महीने के 2 साल पहले वापस आ गए थे बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी बिहार की। अब चिंता करने की जरूरत है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार अभी बीजेपी के अलग है। ये देखिए, जब से नीतीश कुमार की पार्टी बनी है तब से लोकसभा का चुनाव उन्होंने अलग नहीं लड़ा है बीजेपी के साथ। लोकसभा का चुनाव वो बीजेपी के साथ ही लड़ते रहे और इसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है बिहार के चुनाव। और ये बहुत पहले, आप 1999 के चुनाव में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो तब झारखंड नहीं बटा था और थंपिंग वो वोट से वहां बीजेपी बड़े भारी मेजोरिटी से जीते थी। लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। तो तब से नीतीश कुमार साथ लड़ते हैं और 2009 के चुनाव तक तो नीतीश कुमार बड़ी पार्टी के रूप में लड़ते थे बीजेपी के साथ। 25 सीट नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी 2009 में और 15 सीट बीजेपी। तो ये बड़ी पार्टी थी। तो अब क्या, चुनाव चूंकि लोकसभा का चुनाव है, आप इस बात को समझ रहे ना, हम जो कह पा रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। चुनाव को लेकर के चिंता है कि अगर नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अलग होकर के और कहीं उन्होंने विधानसभा की तरह कर दिया, 15 की तरह कर दिया,
जी तो बड़ा भारी झटका होगा ना बीजेपी के लिए। ठीक है, झटका होगा। अजीत जी, हम ये समझना चाहते हैं, आपने कहा कि देखिए नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ परिवारवाद का कोई आरोप नहीं। ये दोनों आरोप जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, मतलब बिहार में आरजेडी है, लालू यादव और तेजस्वी यादव है, उनके खिलाफ लगता है। लेकिन आपने ही चर्चा की कि पिछले दिनों जेडीयू के एक एमएलसी के यहाँ छापा पड़ा, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। पहले राधाचरण सेठ नाम है, वे पहले आरजेडी में ही थे। और आपने यह भी देखा कि नीतीश कुमार को सीधे तो घेरने की कोशिश में सफलता कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो जेडीयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ललन सिंह, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्हें भी घेरने की कोशिश की गई। तो यदि हम उर्मिलेश जी के प्रकरण को जोड़े, उनके यहां से किताब, नीतीश कुमार की किताब को जब्ती कर लेना, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, कुछ और करने का इरादा है। ये तो होगा ही ना, ये सब प्रेशर की, ये प्रेशर टैक्टिक समझिए इसको आप, इस तरह की चीजें जी आप जानते हैं। क्या है कि एक बड़े नेता हुए हरियाणा के भजन लाल, जी आप भी जानते ही होंगे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, और भजन लाल के लिए कहा जाता था कि उन दिनों, अब जो चीज कही जाती है ना कि बीजेपी के फलां नेताजी अगर चले गए तो वहां सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ये बात पहले बिल्कुल। भजन लाल के लिए कही जाती थी कि अगर कहीं चुनाव हुआ है और हंग असेंबली हो गई और वहां भजन लाल चले गए तो उनकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो भजन लाल ने उनके जीवन पर जो किताब है उसमें भजन लाल ने एक बात कही है कि हमको कैरम बोर्ड का खेल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जिसको हिट करना होता है ना, उसको सीधे नहीं मारने की जरूरत होती है। आप किसी दूसरी गोटी को मारेंगे, फिर वो दूसरी गोटी जाकर के उसको मारती है। तो ये जो पॉलिटिक्स में हर आदमी कैरम बोर्ड का खेल खेलता है। आप कौन सी ताश दबाएंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, आप किस जानकार के यहाँ, किस करीबी बिजनेसमैन के यहाँ, किस करीबी नेता के यहाँ छापा मारेंगे तो तकलीफ होगी। तो वो खेल चल रहा है, अभी वो खेल चल रहा है, ये परोक्ष होता है। अभी सीधा पंच करने का टाइम नहीं आया है। ये चला जा रहा है कि इतना दबाव डालो कि वो हो सकता है कि उससे पीयर ग्रुप का प्रेशर बने, आसपास के लोग डरें और वो कहें कि नहीं उधर ही चलिए अगर जान बचानी है तो। जो कहा जा रहा है अजीत पवार के लिए कि उनके ऊपर पहले इतना दबाव पड़ा कि वो जान बचाने के लिए चले ही गए, फिर सारी कार्रवाई रुक गई, ऐसा कई लोगों के बारे में कहा जाता है। तो ये चीज निश्चित रूप से हो रही है, दबाव डालने का हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या बेपरवाह रहते हैं इस बात को, जो आपको ध्यान होगा पिछली बार उन्होंने एक वो पढ़ा था, वो दोहा तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन ये कि वो चंदन की लकड़ी के हैं जिस पर सांप लिपटे रहते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल। तो अब ये आप जो एमएलसी हो या जो करीबी लोग हो या दूसरे सहयोगी पार्टी हो, इनका कोई असर, कोई दाग नीतीश कुमार के ऊपर नहीं आता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी के सहयोगियों में भी कई ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, लेकिन उस आरोप से नरेंद्र मोदी पर कोई असर नहीं आता है, उनको वैसा ही पवित्र, परम पवित्र माना जाता है। तो वही लगभग वही स्थिति नीतीश कुमार की है कि सहयोगी या आसपास के लोग जितने भी करप्ट हों, जितने परिवारवादी हों, लेकिन नीतीश कुमार परम पवित्र है। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना रखी है, इस तरह की बना रखी है उन्होंने, तो अपने उन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन पीयर ग्रुप का एक प्रेशर होता है, जो पीयर ग्रुप है, जो रोज शाम में बैठने वाले लोग हैं या जो रोज मिलने वाले लोग हैं या जो चुनाव में आपकी मदद करते हैं, जिनके दम पर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर वो हर आदमी रोज आकर के कहेगा कि अरे देखिए ये तो बड़ा प्रेशर बन रहा है, हम लोग को जो है कहीं उसके खिलाफ न कार्रवाई हो जाए, उसको न पकड़ ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ये प्रेशर जरूर हो रहा होगा। और अभी वही स्टेज है, इस किताब नीतीश कुमार का किताब जब्त कर लो, इसे एक मैसेज जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी करीबी के यहाँ छापा मार दो, उससे एक मैसेज जाएगा, एक एमएलसी को उठा लो जो पहले से विवादित है थोड़ा, जिस पर आरोप लगे हैं उसको उठा लो, तो इससे मैसेज जाएगा। अभी डायरेक्ट पंच करने का टाइम नहीं आया, डायरेक्ट पंच करने का भी टाइम हो सकता है आ जाए अगर इसी तरह की स्थिति रहती है। जैसा आपने पहले सवाल में कहा था ना कि अब इंडिया में जब से गए हैं तब से ज्यादा टारगेटेड हो, तो वो इसीलिए टारगेटेड हो गए हैं क्योंकि इंडिया एक थ्रेट है। ये जो है हल्के से बीजेपी नहीं ले रही, बीजेपी पहले भी किसी चुनाव को हल्के से नहीं लेती है, लेकिन जो इंडिया जो गठबंधन बना है अपोजिशन का, उसको चुनौती मान रही है। और अभी कल ही आपने देखा कि एक वो कोई कॉन्क्लेव था, कोई सम्मेलन था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान से ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा कि हम इंडिया को एक चुनौती मान रहे हैं और एक मजबूत चुनौती की तरह हम लोग उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम गंभीरता से ले रहे हैं, हम हल्के से नहीं ले रहे हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, बीजेपी हल्के से नहीं ले रही है। और चूंकि उस गठबंधन में जा करके जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नीतीश कुमार का है, पहले भी हमने इस आपके प्रोग्राम में कहा है यही कि प्राइम मूवर है नीतीश कुमार। पहले जितने नेताओं ने कोशिश की, उनकी किसी की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने 8 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और एक भी मुख्यमंत्री बैठक के लिए दिल्ली नहीं आया। के चंद्रशेखर राव जहाज लेकर के उड़ते रहे कलकत्ता और पटना और चेन्नई, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बना सके। वो फेडरल फ्रंट बनाना चाहते थे, नहीं बना सके।
ममता बनर्जी सारा देश घूमती रही, वो कोई फ्रंट नहीं बना सकी, शरद पवार कोई फ्रंट नहीं बना सके। लेकिन जिस चीज को इनिशिएट किया नीतीश कुमार ने, जो पहल की नीतीश कुमार ने, जो गठबंधन बनाना चाहा वो बन गया। वो यहाँ मिले लोगों से, एक दिन दिल्ली आए, 3 दिन 4 दिन बैठे और राहुल गांधी, खड़गे, अरविंद केजरीवाल, जेडीएस के कुमार स्वामी, तमाम लोगों से मिल करके वो गए और उसके बाद पूरा देश घूमे और गठबंधन बना दिया। और वो सही बात है, सही बात है अजीत जी। अजीत जी इस बात को हम समझे, लेकिन एक बात देखिए, अभिषेक शर्मा और उमेश जी की बात हम जब सुन रहे थे, देखिए न्यूज क्लिक का विवाद है, न्यूज क्लिक को पैसा कहां से आया, चाइना से आया, अमेरिका से आया, यह जांच चल रही है। लेकिन जिन पत्रकारों के यहाँ छापा पड़ा, मैं अभिषेक शर्मा को भी सुन रहा था और उमेश जी को भी सुन रहा था, दोनों ये कह रहे थे कि मैं तो फ्रीलांसर था और मैंने इन कंपनियों में काम किया। उन्होंने तमाम कंपनियों के नाम गिनाए, राज्यसभा टीवी का भी नाम गिनाया जहां संपादक थे उर्मिलेश जी, हिंदुस्तान टाइम्स का नाम गिनाया, नवभारत टाइम्स का नाम गिनाया, और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे राज्यसभा टीवी से जब वेतन मिलता था, यहां तो मैं कर्मचारी भी नहीं था, यहां मैं फ्रीलांसर था, मैं जो लिखता था या जो कार्यक्रम करता था उसके पैसे मुझे प्राप्त होते थे। लेकिन राज्यसभा टीवी में भी मैं जब काम कर रहा था, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में भी था, नवभारत टाइम्स में भी था, जब तब मुझे सैलरी मिलती थी। लेकिन क्या मुझे ये पता होता था ये सैलरी कहां से आ रही है? मुझे यही पता होता था कि कंपनी से आ रही है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है ये तो मुझे नहीं पता होता था। तो यहां तो न्यूज क्लिक में ये तो फ्रीलांसर थे। अब यह सवाल मतलब चर्चा में आई जब दिल्ली प्रेस क्लब में कि न्यूज क्लिक वाले जो फ्रीलांसर हैं या जो मालिक लोग हैं या संस्थापक लोग हैं, जिन्हें पैसा मिला, यदि उन्होंने जाकर कहीं खाना भी खा लिया, यदि उन्होंने कहीं जाकर पान भी खा लिया, तो क्या यह भी कहेंगे कि वो पैसा चाइना से आया था, इनको पता था और ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ये लोग इस्तेमाल हो रहे थे? ये एक सीरियस थ्रेट तो दिखता है अजीत जी। हाँ, तो ये देखिए, ये बड़ा बहुत गलत हुआ है। ये सीरियस इस मामले में है कि आप एक कोई भी कर्मचारी है या फ्रीलांसर है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उस जिस कंपनी के लिए, जिस अखबार के लिए, जिस चैनल के लिए कर रहा है, काम कर रहा है, वो कहाँ से पैसे ला करके दे रहा है। उन्होंने कहा उर्मिलेश जी ने कि हमको थोड़े पता था कि जब हम बिरला जी के यहाँ या दैनिक भास्कर समूह में काम करते थे और बिरला जी के यहाँ काम करते थे तो हमको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। वो सफेद है, काला है, नीला है, पीला है, ये थोड़े पता होता था कि उनका पैसा कैसा है। कर्मचारी को किसी को पता नहीं होता है। उसकी मेहनत का पैसा है, वो 8 घंटे 10 घंटे वो काम कर रहा है या जो भी अपने ज्ञान से जो लिख पढ़ रहा है उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको क्यों ये पूछना चाहिए कि आप कहाँ से पैसा लिया करके दे रहे हैं। जिसके खिलाफ आपको आशंका है कि वो पैसा ब्लैक है या वो पैसा एक ऐसी एजेंसी का आया है, जो एजेंसी जिसका क्रेडेंशियल डाउटफुल है, जो आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो वहां वेतन लेकर के और वहां नौकरी कर रहा है या जो फ्रीलांसिंग के पैसे जिसको मिल रहे हैं। अगर ये एक पेंडोरा बॉक्स खुलना होता है, अगर इस तरह की चीजें होने लगी, तो जहां से भी फंडिंग हो रही है, अब आज के तारीख में एक समय था जो स्थिति पाकिस्तान की थी, आज वो स्थिति कनाडा की हो गई है। तो क्या कनाडा की कंपनियों में यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं या किसी अखबार को, किसी एजेंसी को अगर कनाडा की किसी कंपनी से पैसे मिल रहे हैं, तो आप थोड़े दिन के बाद वहां के कर्मचारियों को, पत्रकारों को पकड़ लेंगे कि आप कनेडियन पैसे से जर्नलिज्म कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ज्ञानेश्वर जी ऐसी बात हो गई कि किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, तो आप अपना कान देखने के बदले कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। आप ये देखिए ना कि उर्मिलेश जी की रिपोर्टिंग में भारत विरोधी क्या बात है। उर्मिलेश जी ने जो लिखा है या जो बोला है, उस कंटेंट की जांच करिए ना। अगर उसमें कहीं उर्मिलेश जी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है या सिक्किम चीन का हिस्सा है, तो आप पकड़ के उनको फांसी पाएंगे देशद्रोह के आरोप में। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो इस बात के लिए कि चीनी कंपनी उसमें पैसा दे रही थी, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं। और एक सिंपल एग्जांपल ज्ञानेश्वर जी, आप देखिए कि जिन 2 कंपनियों के नाम आए हैं, शाओमी और वीवो, जो मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें तो हजारों लोग हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं डायरेक्टली उन कंपनियों में। उन कंपनियों में ऐसा किसी वेबसाइट में लगा हुआ है, ये तो फिर भी परोक्ष बात हो गई। डायरेक्टली जो लोग शाओमी और वीवो कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या उनको पकड़ लेंगे देशद्रोह के आरोप में? सही बात, सही बात। पहले तो आपको चाइना को दुश्मन देश घोषित करना होगा ना, कि चाइना हमारा दुश्मन देश है, चाइना रोग स्टेट है, चाइना टेररिस्ट स्टेट है। आप पहले ये अनाउंस कर दीजिए। अरे हम तो भारत चाइना के साथ ऐसा कारोबार कर रहा है कि 130-32 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड डेफिसिट है हम लोग चाइना से जितना आयात किए हुए हैं।
हम हम्म। चाइना से इतना भारी आयात होता है हमारा, और इतना जी। ट्रेड जी। डेफिसिट होता है, हम लोग उसके मुकाबले निर्यात बहुत कम करते हैं। चाइना की जी। कंपनियों के साथ यहाँ की तमाम बड़ी कंपनियों के बिजनेस डील्स हैं। चाइना की कंपनी है मोरिस गैराज ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उसकी गाड़ियां घूम रही हैं हमारे यहाँ सड़कों पर, और उसकी फैक्ट्री बिल्कुल गुजरात में ही बिल्कुल। लगी हुई है। तो चाइना के ये। किसी कंपनी ने फंडिंग की है, इससे कोई थोड़ी आप हम्म। कह दीजिएगा कि उस कंपनी में काम करने वाला देशद्रोही हो जाएगा। आप जितने सही बात है। पत्रकारों को पकड़ा है आपने, उन्होंने जो कंटेंट क्रिएट किया है उस कंटेंट की जांच करिए, और उस कंटेंट में कोई भी बात देश विरोधी लगती है या समाज तोड़ने वाली लगती है तो आप जो कार्रवाई करनी है वो करिए, लेकिन पहले वो ड्यू हाँ, डिलीजेंस होना चाहिए, तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। चलिए तो देखिए, जिन दो मोबाइल कंपनियों की आपने बात की, उनके विज्ञापन तो सारे टीवी चैनल्स पर और अखबारों में मुझे दिखाई पड़ते हैं, हाँ, लेकिन देखिए गंभीरता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहां लड़ाई जा रही है कि एक पत्रकार के घर में नीतीश कुमार की किताब दिखती है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल वाले जो एक दूसरे मामले में छापेमारी करने आते हैं उसे भी ले जाते हैं। क्या उस किताब को पढ़कर वे कुछ तलाश पाएंगे? नीतीश कुमार को क्या राष्ट्र विरोधी घोषित कर पाएंगे? नीतीश कुमार के चरित्र को क्या बदनुमा कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और अब घरों में किताब रखना, किसी के घर में नीतीश कुमार की किताब मिल सकती है, लालू यादव की किताब मिल सकती है, हम जैसों के घर में तो नीतीश कुमार, लालू यादव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब दिखाई पड़ते हैं, आरएसएस भी दिखाई पड़ता है और इस्लामिक फाउंडेशन भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि पढ़ना होता है, केस स्टडी करना होता है। तो इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए जीत जी आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन दर्शकों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर कर ले, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।